हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा। अभी विजय उपलब्धियों के बारे में जाना कि किस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो उसे विरासत में मिला था वो एक बहुत ही छोटा सा राज्य था, जैसे थानेसर से वो शासन करता था। लेकिन अपने सैनिक क्षमता से, अपने एक कुशल योद्धा होने के कारण उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि दक्षिण भारत में वो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसका जो है साम्राज्य वो काफ़ी विस्तृत था। पूर्व में बंगाल से लेकर और पश्चिम में अरब सागर तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। तो ये तो बात हमने पढ़ी उसकी विजय उपलब्धियों की। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन की अन्य उपलब्धियों के बारे में। जैसे कि एक इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन न केवल तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी धनी था। तो इसका क्या मतलब हुआ? तलवार के धनी होने के बारे में तो हमने जान लिया कि उसने कितने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अब हम ये जानते हैं कि वो कलम का धनी कैसे था। ठीक है, उसकी अन्य उपलब्धियाँ। तो आप ये देखिए कि एक तो साहित्य में उसकी बहुत रुचि थी। हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है कि हर्षवर्धन स्वयं एक बहुत उच्च कोटि का लेखक था, और बताया जाता है कि हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे जिनका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे, और ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है कहलाए गए। लेकिन अन्य ग्रंथों से, जैसे हम और किताबें पढ़ते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि वास्तव में ये जो नाटक थे ये हर्षवर्धन ने स्वयं नहीं लिखे थे। नो डाउट कि उसकी लिटरेचर में बहुत रुचि थी, साहित्य में बहुत रुचि रखता था, और उसे लेखक कहलाना, लेखक बनना पसंद था। और कहा जाता है कि, अब ये बात सत्य इसका सबको नहीं पता या इसके बारे में ज़्यादा प्रमाण नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जो 3 नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखित बताए जाते हैं ये वास्तव में उसने एक लेखक को ये 3 ग्रंथ लिखने के लिए कहा था। उसका नाम था दवाक। वास्तव में दवक नामक एक लेखक ने उसके लिए ये 3 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में तो हर्षवर्धन का नाम ही दर्ज है जब बात आती है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की। साहित्य में उसकी रुचि इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि उसके दरबार में उसने एक राजकवि रखा था जिसका नाम था बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, तो उसे हर्षचरित कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उसने कादम्बरी नामक ग्रंथ की भी रचना की, जिस पुस्तक में उसने राजकुमार चंद्रपीड़ के प्रेम संबंधों का वर्णन उसमें कर रखा है कादम्बरी में। और हर्षवर्धन के दरबार का एक दूसरा जो प्रसिद्ध विद्वान था उसका नाम था जयसेन। जयसेन को वेद, गणित, चिकित्सा शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान का बहुत ज्ञान था, और उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर माना जाता है कि हर्षवर्धन ने उसे 80 गांवों का लगान पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की थी। यानी 80 गांव दे दिए थे जिससे वो लगान एकत्रित कर सकता था। और हर्षवर्धन के काल के अन्य जो विद्वान थे उनमें एक विद्वान जिसका नाम था मयूर, जिसने सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की थी। मातंग दिवाकर था जिसने रत्नकूट सूत्र की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उसने सर्वदर्शन संग्रह की रचना की थी। और एक और प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था भृतहरि। भृतहरि ने वाक्पदीयन नामक ग्रंथ की रचना की। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की लिटरेचर में बहुत रुचि थी, और वो स्वयं एक अच्छा साहित्यकार था, और उसने अपने दरबार में जो है अनेक साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान कर रखा था। शिक्षा में भी उसकी काफ़ी रुचि थी, जैसे कि बताया जाता है कि उसने अनेक मठ, मंदिर और विद्यालयों की स्थापना की, और उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी मठों और विश्वविद्यालयों में आते थे। मठों में अलग अलग विषय की शिक्षा प्रदान की जाती थी,
उच्च शिक्षा के लिए हर्षवर्धन के समय में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, सुना हो कि उसमें धर्म, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, भूगोल, इतिहास सभी विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और यहाँ पर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। आप ये देखिए कि हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को 200 गांवों का लगान मुक्त ज़मीन जो है उपहार में दी थी। यानी 200 गांवों के लगान से ये विश्वविद्यालय चला करता था। और हर्षवर्धन के काल में आया हुआ चीनी यात्री जिसका नाम था हुनसांग, उसने भी 5 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और इसमें उन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 1500 शिक्षक नियुक्त थे। तो इट वाज अ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, वो आवासीय विश्वविद्यालय था। जैसे कि आज इस समय में आपका जो महाविद्यालय जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, कानपुर विश्वविद्यालय, वो भी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि वहाँ पे लड़कियों के रहने की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का, साहित्य का विकास हुआ। तो केवल वो तलवार का धनी नहीं था बल्कि कलम यानी लेखन का भी धनी था। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य उपलब्धियों की। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हर्षवर्धन जितना सफल योद्धा था उतना ही सफल प्रशासक भी था। माना जाता है कि प्रशासन के कार्यों में वो हर वक्त जुटा रहता था और यहाँ तक कि प्रशासन के लिए खाना पीना सोना भी वो भूल जाया करता था, सारा दिन काम में लगा रहता था। इसके बाद हम बात करते हैं हर्षवर्धन के द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों के। तो देखिए, वैसे तो हर्षवर्धन हिंदू धर्म का अनुयायी था। जब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हर्षवर्धन उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। लेकिन कालांतर में वैसे तो वो सूर्य का उपासक था, शिव का उपासक था, लेकिन दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और हुनसांग नामक चीनी यात्री जो उसके दरबार में आया था, उसके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था, जबकि पहले वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में विश्वास रखता था। और बौद्धों को वो हर प्रकार से सहायता प्रदान किया करता था। जैसे हर्षवर्धन ने अपने दरबार में हुनसांग को रखा, ठीक है, और हर तरह से अन्य धर्मों के प्रति वो धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाता था। अब उसके शासनकाल एक और बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने 2 प्रसिद्ध सभाओं का आयोजन किया था, एक तो कन्नौज में और एक प्रयाग में। ये धर्म सभाएं थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का वो अनुयायी था, मैंने आपको बताया। तो इसका प्रचार करने के लिए 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें 18 बड़े बड़े शासकों ने इसमें भाग लिया, जिसमें कामरूप का शासक भास्कर वर्मन भी था, जिसकी मित्रता हो गई थी हर्षवर्धन से, और वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय भी था, जिसको हर्षवर्धन ने अपना समधी बना लिया था। तो इसमें जो है एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित करवाई गई, जो कि लगभग 100 फुट ऊंचे बुर्ज के नीचे जो है बनी हुई थी। और इस सभा में बहुत से ब्राह्मणों, बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया। और हुनसांग ने महायान संप्रदाय के बारे में जो है इन सिद्धांतों पर अपना भाषण दिया। बल्कि हुनसांग ने चुनौती भी दी कि अगर कोई उसके तर्कों को अगर कोई गलत सिद्ध कर देता है तो वह आत्महत्या कर लेगा। तो महायान शाखा की लोकप्रियता को देखकर जो है हीनयान शाखा के जो अनुयायी थे, उनको यह भय हो गया कि कहीं उनका अस्तित्व ही समाप्त नहीं हो जाए, और इसलिए उन्होंने हुनसांग को मारने का षड्यंत्र भी रचा। लेकिन षड्यंत्र के बारे में हर्षवर्धन को पहले ही पता लग गया, और उसने जो है ये चेतावनी दी कि अगर कोई हुनसांग को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे
दंड दिया जाएगा। तो कन्नौज की जब बौद्ध सभा चल रही थी तो एक षड्यंत्रकारी ने मंडप में आग लगवा दी और हर्षवर्धन पर भी जानलेवा हमला किया गया, लेकिन हत्यारे को पकड़ लिया गया और अग्नि बुझा दी गई। और इस षड्यंत्र में 500 ब्राह्मणों के लिप्त होने का संदेह हुआ। शायद बौद्ध धर्म की लोकप्रियता से वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने मंडप में ही आग लगवा दी और इन 500 ब्राह्मणों को बौद्ध सभा से निर्वासित कर दिया गया। और सभा के अंत में हर्षवर्धन ने हुनसांग को काफ़ी उपहार जो है भेंट में दिए, और लेकिन हुनसांग ने इन वस्तुओं को लेने के बाद इनको वापस कर दिया। और इस सभा में बौद्ध धर्म पर काफ़ी जो है वाद विवाद हुआ और महायान शाखा जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसके बाद हम बात करते हैं हर्षवर्धन की प्रयाग में आयोजित सभा की। तो देखिए, ये जो सभा थी प्रयाग में सभा, ये वो हर जो है 5 वर्ष के बाद ये सभा आयोजित किया करता था। हर्षवर्धन हर 5 वर्ष के बाद प्रयाग में एक सभा का आयोजन किया करता था। इस बार भी 643 ईस्वी में वो समय आया जब उसने प्रयाग की सभा का आयोजन किया। इसमें 20 राजाओं ने और 5 लाख से भी अधिक लोगों ने भाग लिया था। और इसमें बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोग भी उपस्थित हुए। पहले दिन तो बौद्ध धर्म का जुलूस निकाला गया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति को सजे हुए रथ में रखकर जो है पूरे नगर में घुमाया गया, और सभा स्थल पर जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित करवाई गई। दूसरे और तीसरे दिन सूर्य और शिव की पूजा की गई, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन हिंदू धर्म का अनुयायी था। इसके पश्चात दान जो है दिया गया, और प्रत्येक भिक्षु को कहते हैं कि 100 स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र दान में दिया गया था। और कहते हैं कि दान देने का ये सिलसिला लगभग 20 दिन तक चलता रहा। ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान किया गया, और कहते हैं कि हर्षवर्धन ने इस सभा में अपने आभूषण और अपने वस्त्र तक जो है दान में दे दिए, और अपनी बहन राजश्री से पुराने वस्त्र लेकर अपना शरीर ढका। 75 दिन तक ये समारोह चलता रहा, और हर्षवर्धन जो है निरंतर जो है गरीबों को, अपाहिजों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को इसमें दान देता रहा। तो आप देख सकते हैं कि न केवल उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अन्य उपलब्धियां भी हासिल की, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, या चाहे वो साहित्यिक हो। और हुनसांग ने भी अपने वृत्तांत में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। हुनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित हस्तलिपियाँ एकत्रित करने के लिए भारत में आया था, और जब वो भारत से वापस गया तो चीन पहुंचकर उसने अपना एक यात्रा वृत्तांत, अपने ट्रैवलोग जिसे बोलते हैं, वो लिखा, और वो प्रसिद्ध हुआ सी यू की के नाम से। आपने स्रोतों के चैप्टर में भी पढ़ा है। सी यू की का अर्थ होता है, ये चीनी भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी पश्चिमी जगत का वृत्तांत। तो ये हर्षवर्धन के बारे में मतलब अब आपके सिलेबस की 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। 1 यूनिट शेष बची है, उसको हम जो है रोज़ लेक्चर में आपको भेजूंगा, वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।